आइए सर, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स 13th एडिशन बुक वॉल्यूम 4 इंटरनेशनल टैक्सेशन की जो ये बुक है असेसमेंट ईयर 23-24 की, एज कंपेयर टू 12th एडिशन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कहां चेंजेस हुए हैं, उसका डिस्कशन आपके साथ कर लें। कोई खास चेंजेस नहीं है इस बार वॉल्यूम 4 में एज पर फाइनेंस एक्ट 2022, जिन बच्चों का एग्जाम 2023 में है। सर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो मैंने पहले ही आपको करा दिए, जैसे कि मैं आपको यहां पर बताऊं पेज नंबर 11.3 पे इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता चला जाऊं। सर ट्रांसफर प्राइसिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड जो है उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी क्लास के अंदर बता दिया है कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर जो ऑर्डर पास करती है, जिसका ऑर्डर बाइंडिंग होता है एओ पे, अब डिपार्टमेंट उसका रिवीजन कर सकती है सेक्शन 263 में। तो वही चीज मैंने यहां पर आपको रिकमेंड की है। वॉल्यूम 4 की बात करें अगर 13th एडिशन की, पेज नंबर 11.3 पे थोड़ा बहुत इन सब चीजों का डिस्कशन हमने अलग से वीडियो में कर लिया है। यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की है मैंने सेक्शन 263, सेक्शन 153, सेक्शन 92CA टाइटल से। आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये जो अमेंडमेंट है टीपीओ के ऑर्डर से रिलेटेड रिवीजन वाली बात, वो आपके पूरे डिटेल्ड समझ में आ जाएगी और वो इंपॉर्टेंट भी है इस बार के एग्जाम्स के लिए। ऑलरेडी यूट्यूब पे इसकी वीडियो है और उसी से रिलेटेड थोड़े बहुत मैंने यहां पर पेज नंबर 11.3 पे चेंजेस रिकमेंड किए हैं। यहां पर एक डेट यहां पर चेंज हुई है और एक क्वेश्चन में भी मैंने यहां पर हिंट दे दिया है। यहां पर भी मैंने हिंट दे दिया है, जो क्वेश्चन है यहां पे उससे रिलेटेड भी हिंट दे दिया। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, मेरे YouTube चैनल पे आके 263, 153 एंड 92CA से रिलेटेड एक टाइटल वीडियो है अमेंडमेंट को लेके, पिछले 10 डेज के अपडेट को देखोगे तो पता चल जाएगा। जिस दिन ये वीडियो YouTube पे आ रही है उसके पिछले 10 दिन के अपडेट को देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक। और यहां पर कुछ खास नहीं है। सर एक थोड़ा सा और पीछे चलते हैं यहां पर, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। सर टीपीओ वाली बात एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दी अमेंडमेंट इन सेक्शन 263 में। एक यहां पे एफटीसी से रिलेटेड चेंजेस है, फॉर्म्स। हम लोग क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है तो यहां पर एक फॉर्म का डिस्कशन है, फॉर्म नंबर 67 का, और यहां पर सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट का डिस्कशन है कि आपको इंडिया में ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा अप्रूव, ताकि आपको क्रेडिट मिल सके। यहां पर छोटा सा चेंजेस है और मुझे लगता है एग्जाम में 2 मार्क्स जितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये, पेज नंबर 3.2 पे। प्लीज ध्यान रखिए, आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं तभी इस वीडियो को फॉलो कीजिए। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो प्लीज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीए फाइनल का थोड़ा सा डिटेल्ड सिलेबस है इंटरनेशनल टैक्सेशन का एज कंपेयर टू सीएमए फाइनल। अभी आगे मैं कुछ सेक्शंस की बात बताऊंगा, उस सेक्शंस में अमेंडमेंट्स हुए हैं रूल्स के थ्रू, और वो रूल्स सीएमए फाइनल के सिलेबस में नहीं है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी सीएमए फाइनल के सिलेबस में नहीं है। तो मैं अभी कहूंगा इग्नोर करो इग्नोर करो। तो अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तो बेटर होगा थोड़ा सा कोर्स का तालमेल बना के रखिएगा। मेरी ये वीडियो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हुए बनाई हुई है। यहां पर एक फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, कहा गया था कि आपको इस फॉर्म को फर्निश करना है ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट। अब इसमें अमेंडमेंट्स हैं, आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल सकता है बशर्ते कि आप अपनी जो नॉर्मल रिटर्न है उसको कभी भी फाइल करो, नॉर्मल रिटर्न 139 के अकॉर्डिंगली या ड्यू डेट के बाद, बट बिलेटेड रिटर्न। और जो पहले रिक्वायरमेंट थी कि इस फॉर्म को आपको बिफोर ड्यू डेट फाइल करना है, उसमें कहता है कि आप अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर फाइल कर सकते हो। फॉर्म नंबर 67 या फिर सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट जो भी आपको डिपार्टमेंट को फर्निश करनी है, वो अब जरूरी नहीं है कि आरओआई के ड्यू डेट तक आपको सबमिट करनी है। इनफैक्ट आप अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर सबमिट कर सकते हो, बट कंडीशन है कि आपकी जो मेन रिटर्न है वो आइदर 139(1) या 139(4) में आपने फाइल कर दी हो। और 139(4) का टाइम लिमिट क्या है? 31 दिसंबर ऑफ द एंड असेसमेंट ऑफ ईयर, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के 3 महीना पहले 31 दिसंबर, है ना। बट आप फॉर्म्स और ये सर्टिफिकेट अप टू द एंड यानी 31 मार्च तक सबमिट कर सकते हो। बट एक और आपने क्लास में पढ़ा वॉल्यूम 5 में
एक कॉन्सेप्ट आ गया अपडेटेड रिटर्न का, जिसको आप फाइल कर सकते हैं अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वहां पर आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो बोला गया है कि पहले आप स्टेटमेंट और फॉर्म सबमिट कीजिए और फिर आप रिटर्न फाइल कीजिए। यानी रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपने कुछ फाइल किया अपडेटेड रिटर्न के केस में, अपडेटेड रिटर्न के केस में रिटर्न फाइल करते समय या उसके पहले ही आपको फॉर्म और सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और अगर रेगुलर रिटर्न है 139(1) वाली या बिलेटेड रिटर्न 139(4) की, तो आप रिटर्न फाइल कर लो। उसके बाद एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर यानी 31 मार्च तक भी अगर फॉर्म 67 और सर्टिफिकेट स्टेटमेंट सबमिट करोगे तो चलेगा। ये छोटी सी अमेंडमेंट मुझे लगता है 2 मार्क्स जितने इंपॉर्टेंट है और कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है। सर जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो रूल्स और नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट्स हैं कुछ सेक्शंस की, और वो सीएमए फाइनल के सिलेबस में नहीं है। अभी मैं एक एक करके और आ जाता हूं, बता देता हूं, ताकि आपको एग्जाम में कोई वॉल्यूम 4 को लेके कोई परेशानी आपके मन में डबल डाउट नहीं होना चाहिए एग्जाम से पहले कि सर हमने 12th एडिशन की बुक और 12th एडिशन की क्लास से पढ़ा हुआ है और हमारा एग्जाम 2023 में है, तो कैसे तैयारी करें। वॉल्यूम 4 में जो आपने पढ़ा है 12th एडिशन बुक से, 12th एडिशन की क्लास से, उसमें 5% भी अमेंडमेंट्स नहीं है। जो थी वो थोड़ी बहुत मैंने बता दी। अमेंडमेंट्स सेक्शन 263 में है, टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर में तो है ही नहीं। एक ये अमेंडमेंट्स मैंने यहां पर आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बोल के कवर करा दी है। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर लेके आऊं, ये वाली अमेंडमेंट्स पेज नंबर 1.63 में आओगे तो ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। यूट्यूब पे जो वीडियो है उसके टाइटल में ये सेक्शन कोटेड है। वही अगेन आप पिछले 10 दिन की वीडियो अपडेट देख लो तो आपको एक वीडियो मिलेगी, टाइटल सेक्शन 239A, सेक्शन 246 एंड 248। वहां पर इस पेज की अमेंडमेंट को डिस्कस कर दिया गया है। जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम्स के लिए। 3 से 4 मार्क्स तक आपको यहां मिल सकता है। सेक्शन 248 डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अगर आपने 195 में टैक्स जमा किया है तो उसके रिफंड की एप्लीकेशन एओ से लगाएं, और अगर एओ रिजेक्शन का ऑर्डर पास करता है तो कमिश्नर अपील के पास आए का एक पूरा प्रोसेस ऑलरेडी क्लास के अंदर विथ एग्जांपल्स पढ़ा के वीडियो अपलोडेड है। तो एक ये अमेंडमेंट्स थी 1.63 में। सर एक आपका अमेंडमेंट्स था पेज नंबर 11.3 11A.3 पे, राइट। एक अमेंडमेंट अभी अभी मैंने कराई 3.1 3.2 की। एक मैंने आपको बोला 1.63 की अमेंडमेंट्स हैं। यूट्यूब पे आप जाओ, सेक्शन 246, सेक्शन 248 और सेक्शन 239A बोल के वीडियो है टाइटल पे। यहां पर एक वीडियो है यूट्यूब पे सेक्शन 263, सेक्शन 153, सेक्शन 92CA टाइटल बोल के। आप प्लीज इस वीडियो को देख लो इन सब अमेंडमेंट्स के लिए। थोड़ी सी और अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन अब जो ये अमेंडमेंट्स मैं बताने वाला हूं ये खास परेशान होने वाली कुछ नहीं, नेग्लिजिबल अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड सिलेबस ज्यादा कुछ है ही नहीं सीएमए में। जैसे सेक्शन 9A मैंने क्लास के अंदर भी बोल दिया था कि इस सेक्शन की ज्यादा कोई खास तैयारी नहीं करनी है, कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, खाली मैंने कुछ चीजें काट दी हैं इस नई बुक में ताकि आप इसको पढ़ो ही ना। छोटी सी बात यहां पर ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ाई हुई है, कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। छोटी सी ये बात ध्यान रखनी है कि एलिजिबल फंड मैनेजर की प्रेजेंस के कारण बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। ये थोड़ी सी बात जो क्लास में समझाई थी वो ध्यान रखना है आपको, है ना। और कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, तो इस बार मैंने इसको क्रॉस ही कर दिया अपनी नई बुक में। सीए फाइनल के स्टूडेंट इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आया है जो मैंने यहां कवर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो सीएमए फाइनल के सिलेबस में है ही नहीं। तो बड़े प्यार से आप इसको इग्नोर करके चलिए। हाँ, आप बीइंग अ सीएमए स्टूडेंट इस पॉइंट की तैयारी कर लीजिएगा जो क्लास में कराई हुई है कि अगर आप 9A वाले स्टेटमेंट की कंप्लायंस नहीं करते उस वाले स्टेटमेंट की, तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। बस इतनी ध्यान रखनी है। सर यहां क्या चेंज है? अगेन 10(4)D सेक्शन 10 क्लॉज 4D से रिलेटेड काफी सारे रूल्स हैं। रूल्स में तरीके दे रखे हैं किस तरीके से आप इनकम निकालोगे एनआर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन भी आ रखा है। कोई भी चीज सीएमए फाइनल के सिलेबस में नहीं है। इनफैक्ट ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल के सिलेबस में,
तो जो बच्चे सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं सेक्शन 10 क्लॉज 4D का, स्पेसिफाइड फंड का, इंक्लूडिंग दीज रूल्स का, और इस रूल्स में कुछ तरीके दे रखे हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर एनआर का। हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है एज अ सीएमए फाइनल स्टूडेंट। ये चीज मैंने यहाँ डिस्क्लेमर दे दी है कि देखो मैं ये रूल्स कवर नहीं कर रहा हूं, न ही ये नोटिफिकेशन कवर कर रहा हूं। मान लो कोई सीए फाइनल के फैकल्टी हैं या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं या कोई यूट्यूब वीडियो है सीए फाइनल के कोर्स की, तो उसको देख के आप परेशान ना होना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। सेक्शन 10 क्लॉज 4D में जो आपने क्लास में पढ़ा हुआ है 12th एडिशन बुक में, बस वही आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी ये नेग्लिजिबल अमेंडमेंट्स हुई हैं। कहता है आईएफएससी, ये जो स्पेसिफाइड फंड है जिसको हम यहां बेनिफिट दे रहे हैं सेक्शन 10 क्लॉज 4D का, ये स्पेसिफाइड फंड कौन होना चाहिए? तो फंड जो इनकॉर्पोरेटेड हो, इंडिया में लोकेटेड हो आईएफएससी के अंदर, और जिसके सारे यूनिट्स किसके पास हो? नॉन रेसिडेंट्स के पास। अब अगर ये नॉन रेसिडेंट, जब यूनिट इशू हुई थी तो नॉन रेसिडेंट था और उसके बाद ये क्या बन गया? रेसिडेंट। तो बोलता है कोई बात नहीं, अगर उसके यूनिट्स के नंबर और एग्रीगेट वैल्यू 5% या उससे कम है, और जो हम रूल्स के अंदर कंडीशन लिखे मैं उसकी बात मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत रेसिडेंट भी चल सकते हैं। एक छोटी सी कह लो कि एक कंडीशन ऐड हुई है, प्रोवाइजो बोल के ऐड हुआ है इसमें। यहां कहता है बाय डेफिनेशन क्या कि स्पेसिफाइड फंड के जो यूनिट होल्डर हैं वो सारे एनआर होने चाहिए। बोला सर उसमें से कुछ आर बन गए, रेसिडेंट बन गए ओवर अ पीरियड, जब उनको यूनिट्स इशू हुआ था स्पेसिफाइड फंड से तो वो एनआर थे, लेकिन सेक्शन 6(1) या 1A के कारण वो क्या बन गए? रेसिडेंट। तो बोला कोई बात नहीं, बनने दो, अगर उनकी टोटल वैल्यू एंड नंबर ऑफ यूनिट्स 5% ऑफ टोटल यूनिट्स के अंदर है तो, एंड हम जो रूल्स के अंदर कहें वो बात मान ले। अब रूल्स सिलेबस में है नहीं तो इंपॉर्टेंस रखता है नहीं। ऐसे भी ये सेक्शन 10 क्लॉज 4D है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करें, ट्रांसफर प्राइसिंग की बात, ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सीएमए के कोर्स में इसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, वो आप अपनी तैयारी करो जो एग्जाम्स में कराई है, इन सब से रिलेटेड ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। मैं तो यही डिस्क्लेमर यहां देना चाहूंगा। एक छोटा सा यहां पर पॉइंट ऐड हुआ है, काफी सारे यहां पर कैपिटल गेन की एग्जम्पशन है सेक्शन 47 के थ्रू। इसमें एक लिस्ट में ये नाम ऐड हो गया बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स का, थोड़ा ध्यान रखना। पेज नंबर किस पे? 1.27 1.28 पे छोटी छोटी अमेंडमेंट्स थी, वो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस की। ऐसे ही कुछ अमेंडमेंट्स हैं 1.29 पे, छोटी बहुत। कुछ हम बात करेंगे पेज नंबर 1.32 पे जाके, और कुछ बात करेंगे 1.45 पे जाके, एंड खत्म। वॉल्यूम 4 से रिलेटेड और कोई अमेंडमेंट्स आपको दिमाग है ही नहीं, तो दिमाग क्या लगाना, और जो है वो भी किसी काम की नहीं है। अब जो डिस्कस करने वाले हैं सर, यहां पर थोड़ा सा बताया मैंने कि नॉन रेसिडेंट्स अगर ओवर अ पीरियड जाके रेसिडेंट बन जाए आगे तो क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, उनकी वैल्यू और नंबर 5% और उससे कम होनी चाहिए, और हम जो रूल्स के अंदर कंडीशन दिए हैं वो फॉलो कर लें। एक्चुअली कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि रेसिडेंट्स ओवर अ पीरियड निकल जाए। अगर कोई नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट बन चुका है तो ओवर अ पीरियड वो यूनिट बेच के बाहर निकल जाए, सीधी सी बात है। तो वो रूल्स में हम जा नहीं रहे। यहां पर इतनी सारी लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया, बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स की डील अगर होगी, ट्रांसफर करेगा कौन? एनआर। कहां? अगर वो लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो लोकेटेड है आईएफएससी में, तो कोई कैपिटल गेन नहीं है एज पर सेक्शन 47, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यानी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये क्लास में पढ़े हुए हैं, ये लिस्ट क्लास में पढ़ी हुई है। एक नाम ऐड हो गया बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, 1 मार्क्स एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। सर ये सेक्शन 10(4)E ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं। यहां नॉन रेसिडेंट्स की कुछ इनकम एग्जम्प्ट हो रही है इन रिलेशन टू द ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसमें 2 नाम और ऐड हो गए हैं, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। अब ये क्या है? उससे रिलेटेड रूल्स है, रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको खाली ये 3 वर्ड ध्यान रखने हैं कि भाई नॉन रेसिडेंट को इनके ट्रांसफर से अगर कोई इनकम होती है, ये ट्रांसफर कहां हो रहा है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, इंटर्ड इनटू विद एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, जो कहां पर है? आईएफएससी सेंटर में। तो बेसिकली एनआर की इनकम बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ दीज 3 कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। कॉन्ट्रैक्ट किनके साथ इंटर हो रहा है? ये डील किनके साथ हो रही है? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ एन आईएफएससी। आईएफएससी इंडिया में ही है, गुजरात गांधीनगर में, क्लास में बताया हुआ है। छोटी सी एक यहां पे अमेंडमेंट्स है सर। 10(4) में
यहां पर लीज ऑफ एयरक्राफ्ट की बात हो रही थी, उसमें अब शिप्स को भी एड ऑन कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसी ही सेम अमेंडमेंट्स 80 LA के अंदर भी हुई है, क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। सर ऐसी ही एक अमेंडमेंट्स सेक्शन पेज नंबर वॉल्यूम 1 के, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 8.28, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 8.28 सेक्शन 80 LA के अंदर भी ऐसे ही पहले एयरक्राफ्ट की बात हो रही थी, अब उसमें शिप्स, वेसल्स और उसके इंजन की बात को ऐड किया गया कि हम सेम बेनिफिट्स जो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और उसके इंजन को दे रहे थे वो हम बेनिफिट 80 LA में एक्सटेंड कर रहे हैं अगर वो शिप, वेसल और इंजन से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ही सिमिलर अमेंडमेंट्स यहां की गई है कि भाई यहां एनआर को कुछ रॉयल्टी और इंटरेस्ट की इनकम आ रही थी लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट से, तो अब एयरक्राफ्ट के अलावा शिपिंग से भी है तो भी हम उसको बेनिफिट देंगे। शिप इंक्लूडिंग शिप, वेसल्स, इंजन ऑफ अ शिप, वेसल्स, जैसे एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और उसके इंजन आ रहे थे। एक छोटी सी अमेंडमेंट्स आपको क्लास में ध्यान रखनी है। एक नया क्लॉज आया है 4G पोर्टफोलियो मैनेजर की सर्विसेज को लेके कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट को पोर्टफोलियो रिलेटेड इनकम हो रही है और उसका पोर्टफोलियो मैनेजर कहां लोकेटेड है, अकाउंट कहां मेंटेन्ड है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स में, और वो यूनिट कहां है, IFSC के अंदर, ठीक, तो फिर उससे जो इनकम हो रही है एनआर को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करके, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, बशर्ते कि जो वो इनकम है वो इनकम उससे जो एक्चुअल इनकम हो रही है उस पोर्टफोलियो के अंदर, वो इनकम आउटसाइड इंडिया हो और इंडिया की डिम्ड इनकम ना हो। वो मतलब एक तरह से पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मेरा कोई 20, 25, 50 लाख का पोर्टफोलियो है एक मैनेजर के पास और वो मेरे पैसे को डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर हो रही है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सेक्शन 10(4)G के अंदर क्या हो रहा है। सर नॉन रेसिडेंट्स पोर्टफोलियो मैनेजर की हेल्प से मान लो 1-2 करोड़ 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर की कंपनी के शेयर्स में। कौन कर रहा है इन्वेस्टमेंट? नॉन रेसिडेंट। कहां कर रहा है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है उसके थ्रू कहां कर रहा है? बाहर। लेकिन जो वो पोर्टफोलियो का अकाउंट खुला हुआ है और जो पोर्टफोलियो का मैनेजर है वो कहां लोकेटेड है? इंडिया में, IFSC के अंदर। तो एक तरह से ऐसे समझो कि कोई मान लो जापानीज नेशनल है और वो कोरियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसका पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो मैनेजर का जो मेंटेनेंस है वो इंडिया में हो रहा है, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम पर उसको इंडिया में टैक्स नहीं देना है। किसे ये सर सेक्शन 9 लग गया ऐसे करके टैक्स नहीं देना है। बहुत सिंपल सा पॉइंट ये ऐड हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 1.29 पे, ध्यान रखना आप अपने एग्जाम्स के लिए। क्या सर? any income received by a non-resident from a portfolio of securities or a financial product or fund managed or administrated by a portfolio manager on behalf of non-resident, और वो portfolio manager ने उसका अकाउंट कहां खुलवा रखा? in an account maintained with an offshore banking unit in any IFSC, और IFSC कहां लोकेटेड है? इंडिया में। तो सर IFSC के अंदर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में एक अकाउंट मेंटेन हो रहा है आपका, वहां पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज को हैंडल कर रहा है। मतलब आप वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट ध्यान रखिएगा आप कौन है? एनआर, और आपकी इन्वेस्टमेंट उस पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू हो कहां रही है? इंडिया के बाहर, क्योंकि यहां कहता है कि जो भी इनकम आ रही है वो सेक्शन 9 में फॉल नहीं होनी चाहिए। तो यानी उस पोर्टफोलियो के थ्रू जो सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो इंडिया की कंपनी होनी नहीं चाहिए उसमें, कि वो इंडियन कंपनी के शेयर्स, इंडियन बॉन्ड्स और इंडियन म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, नहीं। तो एक बाहर का आदमी एक बाहर की कंपनी में पैसा लगा रहा है, खाली उसका पोर्टफोलियो मैनेज कहां हो रहा है? इंडिया में, वो भी कहां? IFSC के अंदर, तो उसको कोई इंडिया में टैक्स नहीं देना। और पहले क्लास में बात हो रखी है, गवर्नमेंट IFSC को प्रमोट करना चाहती है, लाइक SEZ, किसी भी एक्सटेंट पर जाके गवर्नमेंट वेरियस सेक्शंस के थ्रू बेनिफिट देना चाह रही है, और क्लास में हम लोगों ने IFSC रिलेटेड काफी सारे बेनिफिट्स पढ़े हुए। अभी मेन टारगेट मेरा क्या है? फटाफट अमेंडमेंट्स को टच कर दो कि भाई 12th एडिशन से एक्स्ट्रा 13th एडिशन में क्या ऐड हुआ है फॉर योर एग्जाम्स इन 2023। सर सेक्शन 1023 FF में जो आपने पढ़ा उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, खाली एक डिस्क्लेमर दिया है मैंने कि भाई इससे रिलेटेड CA फाइनल के स्टूडेंट रूल 2DD पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको पढ़ने दीजिए। आपने जो क्लास में यहां पढ़ा बस उतने पे ही रहिए। ऐसे भी ये सेक्शन या फिर ये क्लॉज और सेक्शन जो आपने कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ा वो आपके लेवल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना क्लास के अंदर पढ़ाया है उतना ध्यान रखना है आपको।
एक लास्ट हम लोग पेज नंबर 1.45 में चलते हैं। मैंने पहले ही कहा कि वॉल्यूम 4 की अमेंडमेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है, और वॉल्यूम 4 की अमेंडमेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और वॉल्यूम 5 में जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं उससे रिलेटेड 8 से 9 छोटी छोटी वीडियो, कोई आधे घंटे की, कोई 20 मिनट की, कोई 40 मिनट की, कम से कम 8-9 वीडियो मेरी YouTube पे आ चुकी हैं। वही पिछले 10 दिन की अपडेट को देखो YouTube पे, या टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो करते हो। जिस दिन ये वीडियो YouTube पे आई है, जिस दिन ये पोस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल पे गया, उसके पिछले 10 दिन के अपडेट को देख लो, आपका वॉल्यूम 5 से रिलेटेड सारा अमेंडमेंट्स कवर हो जाएगा। ठीक सर, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। जो ये मैंने रेड कलर किया है, ये सब क्लास के अंदर बता दिया था कि भाई 115 AB वाले यूनिट्स नहीं आएंगे, लिस्टेड वाली बात अब कुछ नहीं है, यहाँ पे हटा दो, यहाँ एक म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज ऐड कर दो। ये ऑलरेडी क्लास में पढ़ाते समय मैंने करेक्शन करा दिया था, ये मैंने इस बार करेक्शन किया, इसलिए कलर चेंज कर दिया है। बाकी अगेन सीए फाइनल के स्टूडेंट रूल 21 AJ पढ़ रहे हैं, रूल 21 AJAA पढ़ रहे हैं, ये नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट पढ़ के वो परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिलेबस में डिटेल्ड पढ़ना है उनको। अपने को एज अ सीएमए फाइनल स्टूडेंट नहीं पढ़ना है, तो ना मैं वो क्लास नोट्स में कवर कर रखा है, ना मैं यहाँ अमेंडमेंट की क्लास में कवर करा रहा हूं। ठीक, और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर वॉल्यूम 4। वॉल्यूम 5 से रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं सब यूट्यूब पे आ रखी हैं। वॉल्यूम 4 में ना के बराबर अमेंडमेंट्स थी। सर जो अमेंडमेंट्स हैं इधर सेक्शन 10 वाली सीरीज में, वो सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, इग्नोर करके चलेंगे। क्लास में जो पढ़े उतना ध्यान रखो। और जो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि वो आप अपील में नहीं जाके एओ के पास जाइए रिफंड लेने के लिए 195 वाला टैक्स वो करवा दिया। टीपीओ का ऑर्डर को एओ के ऊपर बाइंडिंग होता है, लेकिन 263 में कमिश्नर उसका रिवीजन कर सकता है, वो मैंने करा दिया। वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना अगर आप अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो। बाय, टेक केयर। ये लिस्ट है, अगर फिर से कुछ लिखना चाहते हैं इसमें तो देख लीजिए। इसके अलावा कोई और अमेंडमेंट किसी भी पेज में वॉल्यूम 4 में नहीं हो रखी। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए 13th एडिशन बुक में ये मैंने पेज नंबर यहां मार्क कर दिए हैं। पेज नंबर यहां मैंने मार्क कर दिए हैं। पेज नंबर 1.24, 1.25 में सेक्शन 9 में काफी सारी चीजें कट कर दी, वो क्लास में मैंने बता ही दिया था। 27, 28, 29, 32, 4, 5 एक एक करके मैंने कुछ कुछ बातें बता ही दी। सर काफी सारी अमेंडमेंट्स रूल्स और नोटिफिकेशन के थ्रू आई हैं सेक्शन 10 सीरीज में, और वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम बच गए वहां पे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट।